प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर एंड डाइपोल, ये दो सेक्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बचे हुए हैं। और ये चारों जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज का कैलकुलेशन था पूरे चैप्टर में अगर तुम एक बार रिलेट करोगे तो हमारा जो कैलकुलेशन था वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे था कि फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, फील्ड कितना एक्ट कर रहा है, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ये 4 वेरिएबल्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। ये स्केलर क्वांटिटीज है और ये स्केलर और वेक्टर को रिलेट करने वाला इक्वेशन भी है हमारे पास। तो कई बार पोटेंशियल गिवन होता है तो वहां से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब था। और उसके बाद फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस देखा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का फिर जो है गॉस लॉ देखा। सिमेट्रिकल केस में गॉस लॉ से भी हम फाइव कैलकुलेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं गॉस लॉ से। दो ही ये पर्पस है। अब ये सारा कैलकुलेशन पॉसिबल हो पाता है जब हम सिमेट्रिकल लेते हैं। सिमेट्रिकल कौन कौन से होते हैं? सिमेट्रिकल जो है, एक बार स्फेरिकल सिमेट्री होती थी, एक बार ये सिलेंड्रिकल केस में हमने सिमेट्री लिया था, फिर प्लेनर सिमेट्री या ऐसा बोल सकते हैं कि 3 डायमेंशनल सिमेट्री ऐसे टाइप का, क्यूबिकल टाइप का भी लिया था प्लेन सरफेस में, जहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिया था कैलकुलेट करने के लिए, जो सरफेस लिया था इस टाइप का। तो ये बेसिक हमारे अलग अलग केसेस में, पॉइंट होगा तो स्फेरिकल सिमेट्री है, लाइन होगी तो सिलेंड्रिकल है, और कोई सरफेस होगा तो हम ऐसा सिलेंडर या क्यूब दो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो कंडक्टर जो है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज उसको हम स्टडी करते हैं गॉस लॉ के बेसिस पे ही। मतलब कंडक्टर का जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर है, जैसा भी बिहेवियर वो शो करता है, वो डिपेंड करता है, उसका एक्सप्लेनेशन हम बता सकते हैं गॉस लॉ से। जैसा कि एक कंडक्टर का क्वेश्चन सॉल्व किया था ये पैरेलल प्लेट्स वाले, कि पैरेलल प्लेट्स में जो है अगर इसको चार्ज देंगे, Q1 Q2 चार्ज दिया हुआ है, तो इस पे जो है Q1 प्लस Q2 बाई टू, Q1 प्लस Q2 बाई टू, Q1 माइनस Q2 बाई टू, Q1 माइनस Q2 बाई टू, माइनस साइन के साथ। तो गॉस लॉ फंडामेंटल है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही कर रहे हैं, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी वही बोलते थे कि कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये है वो है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई करनी है हमें। तो पहली कंडक्टर की जो है, अब इसमें क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई कोई भी राइट डाउन द एनी 6 प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, कोई भी 4-5 प्रॉपर्टी लिखने के लिए आ सकता है। तो वो प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। दूसरा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के लिए, तो उसको भी वैसे ही हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों ही आ सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना को डिसाइड करता है, वो है एवरी कंडक्टर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उससे होता क्या है कि अगर हम उसको कोई भी एक्सेस चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके वॉल्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। एक्सेस चार्ज अगर देंगे तो वो उसके वॉल्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे अलग डायग्राम में देखते हैं इसको, कि कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में पहली प्रॉपर्टी है कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये मान लो कोई कंडक्टर है और ये सॉलिड है। इस सॉलिड में क्या किया कि हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दे दिया किसी भी तरीके से। अब पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें दिया तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही देंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी ऐसे ऐसे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स किधर एक्ट करेगा? उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। F इज इक्वल टू ई इंटू ई, वेक्टर इक्वेशन है, ये हो जाएगा माइनस। यही चीज जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कंडक्टर में, कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे किस डायरेक्शन में? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज रीजन में ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ की डेफिशिएंसी तो फिल हो जाएगी, जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ की डेफिशिएंसी तो फिल हो गई, लेकिन अब यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई।
तो यहां डेफिशिएंसी क्रिएट होने का मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहां से जो है यहां पहुंच गया, यहां से जो है पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर पहुंच गया। तो पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंच गया मतलब क्या एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है? नहीं, एक्चुअल में कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा है। क्या कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज मूव करता है? हाँ, कहीं पे तो मूव कर ही सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है, वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है, नेगेटिव चार्ज भी मूव करता है, बट कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज हम समझते हैं। तो ये जो है रिपेल होते जाएंगे। अब फिर क्या है, ये फाइनली जो है रिपेल होते जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे होगी। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक रिपेल होके जा सकते हैं? ये मैक्सिमम कंडक्टर के स्किन तक मूव करेंगे, आउटर सरफेस तक, कंडक्टर के स्किन तक चले जाएंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, हमेशा क्या होगी, चार्जेस उसके सरफेस पे ही होंगे। तो इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सेस चार्ज गिवन टू द सिस्टम या एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर लाइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कि ऐसे लिख लेंगे, रो जो है, रो डज नॉट एग्जिस्ट, रो डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए बताया था कि जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर था, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर में फील्ड बताने के लिए, तो वहां पे ये बोला था स्पेसिफिकली कि वो जो है नॉन कंडक्टिंग होना जरूरी है। तो अब वॉल्यूम चार्ज भी क्यों ये नहीं एग्जिस्ट किया? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो ये चार्ज वहीं के वहीं रहते। ये बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका हम ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कंडक्टर जो है वो तो चार्जेस को रिपेल करता है, का चार्जेस को कंडक्ट करने के लिए हेल्प करता है, उसमें चार्जेस मूव कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज एक साथ रखेंगे तो ये आपस में सबको रिपेल करेंगे, और रिपेल करते करते मैक्सिमम कहाँ पे सेटल होंगे? आउटर सरफेस तक। तो अब इसी से फिर थर्ड पॉइंट निकल के आएगा कि अगर यहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम अगर यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, और इस गॉसियन सरफेस पे हम, ये है गॉसियन सरफेस S, और यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करते हैं इस गॉसियन सरफेस के लिए। E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो E डॉट डी एस है, क्यू इनक्लोज्ड क्या है? क्यू इनक्लोज्ड यहाँ पे 0 है, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है। जब क्यू इनक्लोज्ड 0 है तो इसका मतलब नेट फ्लक्स 0 है। अब नेट फ्लक्स कैसे 0 होगा? कि भाई टोटल तो यहाँ पे कोई भी सरफेस एरिया तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो है, लेकिन चार्ज ही नहीं है उसके अंदर, तो फ्लक्स 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक 0, फील्ड जीरो। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तो इसी से आया कि नंबर इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन की वजह से रो एग्जिस्ट नहीं करता है, रो एग्जिस्ट नहीं करने से कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 हो गई। अब इससे हम नेक्स्ट क्या कंक्लूड कर लेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब जो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम नहीं, पोटेंशियल कांस्टेंट। पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, ये जो है इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम हो गया। तो ऐसा कोई दे दिया कि कोई एक हॉलो कंडक्टर है, और इस हॉलो कंडक्टर में यहाँ पे कोई भी चार्ज यहाँ से यहाँ अगर मूव करा रहा है ए से बी, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज? तो जब वर्क डन हम कभी भी फाइंड करते हैं तो वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और कंडक्टर के अंदर जो है टोटल वॉल्यूम क्या होता है? 0, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होता है 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 से वर्क डन हो जाएगा 0, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम है। अब अगर इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल, यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल, यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल, हर जगह सेम पोटेंशियल, मतलब सरफेस पे भी क्या होगा? थ्रू आउट पोटेंशियल सेम होगा, सरफेस पे भी थ्रू आउट पोटेंशियल सेम होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि वॉल्यूम भी इक्विपोटेंशियल हुआ और सरफेस भी क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो अगर कोई सरफेस पे बोलेगा कि सरफेस पे हम ए से बी अगर किसी चार्ज को मूव कराते हैं, देन व्हाट इज द वर्क डन? वहां पे भी वर्क डन 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल में कोई चेंज जीरो। नहीं हो रहा है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक और प्रॉपर्टी होती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती थी वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती थी। परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों? क्योंकि फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही पोटेंशियल चेंज नहीं होता है।
तो इसी से नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो कि ये हमने बता दिया था, ये मैंने बताया था वहां पे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में फील्ड लाइंस की, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू surface of conductor, perpendicular to surface of conductor and absent inside the volume of conductor अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। मतलब सब कुछ रेस्ट में है, चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं। क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि वहां तो चार्ज मूव कर रहे हैं। तो वहां पे ये पॉइंट नहीं है, वहां वहां ऐसा नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ऐसा नहीं है। वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा तो करंट कैसे फ्लो होगी? यहाँ तो ये करंट फ्लो करता है ना, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है, चार्जेस रेस्ट में नहीं है, इलेक्ट्रोडायनेमिक है, वहां पे चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए नहीं है। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड एब्सेंट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो जो भी है, तुम्हें इसमें से ऑप्शन ऐसे आ सकता है कि जो फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे ड्रॉ की हुई हैं, और यहाँ पे ये एंगल जो है ये हमेशा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी। तो ये चीज़ है, इतनी जो है प्रॉपर्टीज, इसमें से हम कोई भी लिख सकते हैं कि जो है लार्ज नंबर ऑफ सर वो इलेक्ट्रॉन्स एक्स है। हाँ सर एक्सेस चार्ज वाला थोड़ा समझ में नहीं आया सर, बोलेंगे? हाँ, कि एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर लाइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कि अगर हम एक्सेस चार्ज देने की कोशिश करते हैं उसको कंडक्टर के वॉल्यूम में, मतलब जैसे अगर ये सॉलिड कंडक्टर है, जहाँ पे को मान लो स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो इसमें सेंटर में किसी मैकेनिज्म से मान लो किसी ने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। कैसे? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज आया तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन तुरंत हरकत में आ जाएंगे, क्योंकि वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और वो जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है इधर मूव करेंगे टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेफिशिएंट रीजन में आ गए, तो जहां पे नहीं थी डेफिशिएंसी, अब वहां पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस कर लिया, बट ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये रीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ चार्ज डिस्प्लेस कर गया। अब इसी तरीके से फिर से यहाँ पे फील्ड होगा, इस फील्ड में फिर से ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऐड करेगा, ये इधर मूव करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ऐसे ही करते करते ये चार्जेस जो है मैक्सिमम कहाँ तक सेटल हो जाएंगे? एकदम आउटर सरफेस, बिल्कुल स्किन ऑफ द कंडक्टर पे, जितना बाहर जा सकते हैं उतना। आई बात समझ में? हाँ सर। सर वो जो इलेक्ट्रॉन्स जाके जो मतलब बीच में रहते हैं वो सब मतलब उसको न्यूट्रल कर देते हैं, पॉजिटिव और हाँ, नेगेटिव, तब भी पॉजिटिव को जो है न्यूट्रल कर देते हैं, कि इलेक्ट्रॉन तब फ्री भी है। चार्ज जैसे जीरो होता है सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो कहीं पे भी अगर डेफिशिएंसी मिलेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा, और वो तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि वहां पे फील्ड जीरो ना हो जाए। तो फाइनली वो बिल्कुल बाहर हाँ सर। जाके और ऐसे एडजस्ट होते हैं सो दैट कि मेटल के अंदर फील्ड हमेशा जीरो हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। ठीक है, जी सर। हाँ सर, समझ गया। तो ये तो प्रॉपर्टीज थी। अब इसमें से दो तीन प्रॉपर्टी लिखने के लिए आएगी, तो नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जैसे मान लिया कि ये जो है सरफेस ऑफ कंडक्टर है, ये सरफेस ऑफ कंडक्टर को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। क्या ये कंडक्टर हॉलो है? हो सकता है। क्या ये सॉलिड है? हो सकता है, क्योंकि हमें वॉल्यूम चार्ज तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो सॉलिड हो हॉलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से जो है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। क्या ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूनिफॉर्म होगी? ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ऐसा बोला था कि जैसे मान लो कंडक्टिंग स्फीयर है और इसको हमने चार्ज दिया, तो वो चार्ज क्या होगा? वो सिमेट्रिकली अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, सो दैट कि अंदर फील्ड जीरो कर ले। अगर मान लो कोई इसको जो है डिस्टॉर्ट कर देता है, मान लो ये मेटेलिक बॉल है, ठीक है, कोई इसको हाथ से जो है दबा देता है और इस शेप में कन्वर्ट कर देता है, तो इससे क्या होगा? उसको नॉन यूनिफॉर्म करने की वजह से ये डिफॉर्म हुआ। अब डिफॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा? ये चार्ज जो पहले यूनिफॉर्म था वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अभी अच्छा सर। सिमेट्रिकल है, सब बराबर बराबर डिस्टेंस पे है, तो फील्ड जीरो करने के लिए अगर यहाँ पे डीक्यू चार्ज होगा तो उतना ही डीक्यू चार्ज यहाँ पे भी होना चाहिए, दोनों सिमेट्रिकली कैंसिल आउट कर जाएंगे। बट अगर मान लो किसी ने प्रेस करके इसको ऐसे डिफॉर्म कर दिया, अब डिफॉर्म कर दिया तो ये तो क्लोज आ गया,
तो इसका मैग्नीट्यूड, अमाउंट ऑफ चार्ज अगर सेम होगा तो मैग्नीट्यूड उसका बढ़ जाएगा। तो फिर अब इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे चार्जेस क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे चार्जेस ज्यादा होने पड़ेंगे, एक्यूमुलेट होना। yes. एक्यूमुलेट हो जाएगा उसको कैंसिल करने के लिए। तो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है और वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे कि नेट फील्ड अंदर जीरो हो, नेट फील्ड अंडर जीरो हो। तो ये जो चार्जेस होंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म टाइप का सरफेस है तो ये जो है नॉन यूनिफॉर्म ही होंगे, नॉन यूनिफॉर्म चार्जेस होंगे। तो यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि ऐसे छोटा सा सिलेंडर लेते हैं जो थोड़ा सा अंदर है थोड़ा सा बाहर है, ऐसे एक स्मॉल जो है हमने सिलेंडर लिया है, और इस सिलेंडर पे, ये छोटा सिलेंडर जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड सिमेट्रिकली लोकेटेड है, और ये है इसका एरिया। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये सारे जो है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अभी हम जानते हैं कि जस्ट अंदर तो जीरो होता है और जस्ट बाहर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा तो क्या एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा? हाँ, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। अब इसमें जो कैप है, ये सिलिंड्रिकल कैप है, इस सिलिंड्रिकल कैप का एरिया का मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं कि ए है, और इसमें गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग गॉस लॉ ओवर दिस गॉसियन सरफेस, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E डॉट डी एस यहाँ पे लोगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा E इंटू ए, ई इंटू ए, ई इंटू ए। यहाँ से केवल फ्लैट से मिलेगा, केवल इधर कर्व से क्या होगा, कर्व से 0 होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड और वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, और अंदर तो फील्ड 0 है इसलिए इधर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, केवल बाहर वाले सरफेस का होगा। तो वो हो जाएगा E इंटू ए, बाकी सारा 0 है। चार्ज कितना इंक्लोज हुआ? चार्ज जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एन कैप, एन कैप। यस सर, एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है इसलिए, हाँ एक मिनट। और ये जो है ये है लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सिग्मा हम जानते हैं कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये कुछ चेंज हो रहा होगा। तो अगर यूनिफॉर्म होगा तो ठीक है, सेम हो जाएगा, अदरवाइज ये सिग्मा कौन सा इन्वॉल्व है? जो यहाँ पे है, जो यहाँ का है। हाँ बताओ। सर सर ये तो यहाँ तो सर चार्ज सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना सर, सर तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड सर कैसे हम कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर बिलोंग होगा? चार्ज क्या बोला? यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या हो गया उससे? सर चार्ज तो सर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर सर तो ये नहीं होगा सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर सरफेस का मतलब एरिया के साथ परपेंडिकुलर कैसे हाँ, होगा? देखो ये तो है ना कि यहाँ पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे जिससे कि अंदर जो है फील्ड 0 हो। चार्ज ऐसे 0 डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होगा तो पोटेंशियल तो हर पॉइंट का कांस्टेंट होगा। जो यहाँ का पोटेंशियल होगा, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का होगा, वही इस पॉइंट का होगा, है? जैसे ए जी का सर। पोटेंशियल, ये बी का पोटेंशियल, ये सी का पोटेंशियल, तो ऐसे ही तो यहाँ भी ले सकते हैं। डी का पोटेंशियल यहाँ भी ले सकते हैं, ई का पोटेंशियल, ये सारे तो सेम होंगे। तो जो हाँ सरफेस सर। होगा जी सर। वो इक्वी पोटेंशियल होगा हमेशा। ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे कम चार्ज है या ज्यादा चार्ज है तो, अरे यहाँ का चार्ज तो पोटेंशियल डिसाइड ही करेगा, सारे सराउंडिंग में जितने चार्ज है वो सब डिसाइड करेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि जहां पे चार्ज ज्यादा है वहां पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। अरे यहाँ चार्ज ज्यादा है तो कुछ इस इतने के वजह से पोटेंशियल ज्यादा होगा, बट इसके वजह से भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसके वजह से भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसके वजह से भी कुछ पोटेंशियल होगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो सर अब सर जब हम यूनिफॉर्म एक बॉडी को सर डिफॉर्म कर देते हैं तो भी सर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, तब तो नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म बॉडी को हम डिफॉर्म कर देंगे तो भी फील्ड तो 0 ही रहना है हमेशा, ये प्रॉपर्टी है। फील्ड 0 रहने का वो सब रीजन है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये सब। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तो फील्ड 0 है तो भी इक्वी पोटेंशियल इसका मेंटेन रहेगा, चार्जेस नॉन यूनिफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि फील्ड 0 रखने के लिए चार्जेस नॉन यूनिफॉर्म होंगे। अदरवाइज सोचो कि इसको कोई ऐसे डिफॉर्म कर देता है, ऐसे डिफॉर्म कर देता है मान लो, और हमारा पॉइंट वही रहता है,
तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो पॉइंट है इससे तो इसकी डिस्टेंस मान लो सेम रही, मान लो इसको किसी ने ऐसे नीचे पुल कर दिया है, बट इस पॉइंट की डिस्टेंस तो बढ़ गई। पहले हम सिर्फ ये दो एलिमेंट को देखते हैं, ये जो है 10 यूनिट्स दे रहा है, ये भी 10 यूनिट्स दे रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अभी अगर मान लो इसको जो है किसी ने इलोंगेट कर दिया, ऐसे नीचे खींच दिया, तो इस केस में अब क्या होगा, ये तो मान लो 10 ही दे रहा होगा, इसका जो है 5 हो जाएगा। अब ये 5 क्यों हुआ, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई, तो इस 5 को बैलेंस कौन करेगा, ये चार्ज यहाँ से कुछ कम हो जाएगा और इधर कुछ आ जाएगा, इस साइड को चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सो दैट कि ये वापस फिर से 10 हो जाए और कैंसिल आउट कर जाए, कि चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि नेट फील्ड 0 रहे। ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ पे एक चीज ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और वो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो तुम्हें ऐसे प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज्ड कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर लिखना होगा, एक दो पॉइंट लिखना है तो हम ये पॉइंट जरूर लिख देंगे, और छोटा सा ये डेरिवेशन ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमें याद भी रखना है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वेयर सिग्मा इज द लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इससे क्या होता है ना कि अंदर तो हमेशा 0 होता है, उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, वो जैसे कुछ इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लो हमारा कुछ इक्विपमेंट है जिसमें कि चार्जिंग की वजह से वो चीज खराब हो सकती है, चार्ज की वजह से, या मान लो कोई भी चार्ज अगर एक्सटर्नल, मान लो चार्ज इन्वायरमेंट में है, लैब वैब में कुछ है जहाँ पे ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट कुछ है जो कि डैमेज हो सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, एल्यूमिनियम फॉयल में जो है ऐसे रैप कर देंगे, एल्यूमिनियम फॉयल में रैप कर देंगे। तो उसके वजह से क्या होगा, ये एल्यूमिनियम फॉयल जो है कंडक्टर फॉर्म कर देगा, और उस कंडक्टर, मान लो अगर इस पे चार्ज आता भी है तो अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, 0 रहेगी। एक दो एग्जांपल ऐसे भी दिया जाता है कि जैसे लाइटनिंग में जो है इट इज सेफर टू बी इनसाइड द कार, कि कार के अंदर जो है होना सेफ है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो लाइटनिंग हो रही है और ये जो कार जो है वो मेटेलिक है, मेटेलिक कार है, तो मेटेलिक कार में अगर कोई पर्सन है तो अगर मान लो इस पे चार्ज गिरते भी हैं तो वो चार्ज क्या होंगे, वो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे सो दैट कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब इस मेटल के अंदर जो भी सामान होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएगा, और इस फेनोमेना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये जो है अंदर फील्ड हमेशा 0 मेंटेन रखता है, और ये बिहेवियर इसका क्यों है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर ये लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो जैसे मान लो स्फेरिकल में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, कोई अगर स्फीयर है, इसमें चार्ज अगर हम q देते हैं, रेडियस r देते हैं, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है दैट इज q डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर। तो q जो है वो कांस्टेंट है, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। r क्या है, अब रैंडम अगर सर्फ कंडक्टर है, जैसे रैंडम कंडक्टर है, तो इसकी क्या है, हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि सर्कुलर मोशन में याद करोगे, ऐसा बताया होगा कि जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट, मान लो कोई भी कर्व है, उस कर्व को हम डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, कि ये जो है छोटे छोटे बहुत सारे स्फीयर के स्फेरिकल पार्ट्स को या सर्कुलर पार्ट्स को कट करके ज्वाइन कर करके ये बना हुआ है, हम मान सकते हैं उसे, सो दैट कि हम सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर पाए। वैसे यहाँ पे है कि कंडक्टर है, कंडक्टर के किसी भी सरफेस को हम मान सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ सर्टेन स्फीयर। किसी स्फीयर का छोटा सा, किसी रेडियस का जो है स्फीयर से ये कट किया है, किसी का कुछ कट किया है, तो इससे क्या हुआ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस रैंडम शेप के कंडक्टर की जो है ऐसे टाइप का है, ये जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हर पॉइंट की जो वेरिएबल है, कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको मान सकते हैं कि ये जो कर्व है उस कर्व को हम मान सकते हैं कि ये इस रेडियस का, r1 रेडियस का, ये कुछ किसी स्फीयर का पार्ट है ऐसे, और इसकी रेडियस है r1। ये रेडियस जो है ये आर्क, ये ज्यादा थोड़ा सा फ्लैटर टाइप का है, तो फ्लैटर टाइप का सरफेस होगा तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बढ़ जाएगी।
तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होती है तो शार्प बेंड टाइप का सरफेस होगा, बेंडिंग होगी उसमें, कॉर्नर टाइप का होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ज्यादा होती है तो वो फ्लैटर टाइप का सरफेस होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि अगर कहीं की भी जो लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो ये लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, तो हम यहाँ से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एंड सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब जहाँ पे शार्प बेंड होगा उसके नियर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ पे होगा सिग्मा 1/ε0, यहाँ पे होगा सिग्मा 2/ε0। यहाँ पे शार्प बेंड है, कॉर्नर टाइप का है, तो वहां पे फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं E1 इज मोर देन E2। ठीक है, E1 इज मोर देन E2, कि कोई भी बेंड अगर है कहीं पे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी ड्यू टू मोर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये भी एक पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर सिर्फ एक ही दो पॉइंट लिखना है तो ये तो जरूर मेंशन कर देना है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा ही होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखो यही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले जो है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा ये डिस्कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट होने के बाद रिकनेक्ट करोगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाना है मुझे। तो ये जो है बता दिया, ये सारा जो है ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उसको अपने नोटबुक में लिख लोगे। यहाँ पे जो है बताया हुआ है कि शार्प बेंड के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर विद कैविटी, कंडक्टर विद कैविटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये दो हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पहले जो छोड़े थे हम वो सब हाँ हम। हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उससे पहले छोड़ा था। तो हम लोग अभी ये कंडक्टर विद कैविटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फेरिकल का। डिस्कनेक्ट होगा तो जितने भी लोग हैं वो रिकनेक्ट कर लेंगे। तो इसको